अभिमान खुद से बोला, आवाज, आइंदा से अगर तुमने गलती से भी गलती की उसके करीब जाने की, तो ये अभिमान तुम्हारा वो हाल करेगा कि तुम फिर खुद को छूने तक से डरोगे। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरे अलावा कोई और मेरी प्राप्ति के साय तक को छुए। अब तो उस हवा को भी मुझसे इजाज़त लेनी पड़ेगी जो उसे छूकर गुजरेगी। और रही बात आज की गलती की, तो उसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी तुम्हें। इतना कहकर वो टेढ़ा मुस्कुरा दिया। उधर आवास अपने केबिन में बैठकर अभिमान द्वारा दिए गए काम को करने में लगा हुआ था, जो कि उसने दीप्ति के हाथों भिजवाया था। उसे करते करते आवाज काफी ऊब सा गया था। वो फाइल बंद करते हुए बोला, सर घूमने लग गया है मेरा इन फाइल्स को ताड़ ताड़ कर। क्या यार, मैं यहाँ ये सब करने थोड़ी आया हूँ। मैं तो यहाँ प्राप्ति के दिल में अपने लिए फिर से जगह बनाने आया हूँ, जो कि पहले मेरी थी और चाहता हूँ कि आगे भी मेरी रहे। प्राप्ति को वापस पाने के लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ, वरना आभास को काम करने की क्या जरूरत, वो भी ऐसे किसी और के अंडर। इसलिए तो ये सब करना पड़ रहा है, ताकि वापस से अपनी प्राप्ति को अपना बना सकूं, उससे सारी गलतियों की माफ़ी मांग सकूं, उसके करीब रहकर फिर से उसे अपना बनाने की कोशिश कर सकूं। तो ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ रहा है मुझे। लेकिन ये बॉस का दिमाग थोड़ा सरका हुआ लग रहा है मुझे। ये पिछले सारे सालों का रिकॉर्ड और टर्नओवर ढूंढकर क्या करना है इसे। लोग आगे की ओर फोकस करते हैं और ये पीछे के रिकॉर्ड्स की तरफ देख रहा है। खैर अब करना तो पड़ेगा ही, इच्छा से हो या मजबूरी से। कहते हुए वो फिर से फाइल्स में जुट गया। उधर अपने केबिन में बैठा हुआ अभिमान स्क्रीन पर देख देख कर मुस्कुरा रहा था। वो असल में आभास के केबिन की ओर देख रहा था और आभास को ऐसे परेशान होता देखकर वो हंसते हुए बोला, अभी तो शुरुआत है ये मिस्टर आभास। आगे आगे तो तुम्हें ऐसे काम देने वाला हूँ मैं कि जिस इरादे को लेकर तुम यहाँ आए हो ना, वो ही भूल जाओगे। और कुछ याद रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे सिखाए हुए सबक। खुद को तक भूल जाओगे तो प्राप्ति को याद रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, अब तुम लगे रहो इन फाइल्स में, क्योंकि इनमें तुम्हें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलने वाला और ना ही कोई टर्न ओवर रिपोर्ट। मिलेगा तो बस भूल भुलैया, जिसमें तुम गुम हो जाओगे। कहते हुए वो हंसने लगा। उधर प्राप्ति जी जान से लगी हुई थी अपने काम में, लेकिन रह रहकर उसे आवाज से सामना और उसका यहाँ आना याद आए जा रहा था, जिससे उसके मन में टीस पैदा हो रही थी। वो ना चाहते हुए भी अपनी उन पुरानी और दर्दनाक यादों में पहुंचे जा रही थी और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसके सर में अब दर्द होने लगा था। उसने फाइल बंद करके साइड में रख दी और अपना सर पकड़कर बैठ गई। अभिमान का ध्यान बस स्क्रीन पर ही तो था, क्योंकि उसकी एक आंख आवाज़ पर थी और दूसरी प्राप्ति पर। तो आवाज़ से ध्यान हटते ही उसका ध्यान प्राप्ति की तरफ गया, जो कि सर पकड़कर बैठी थी। उसे ऐसे देखकर वो परेशान हो गया और जल्दी से अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। तभी उसकी नज़र आवाज़ पर पड़ी, जो कि इस वक्त प्राप्ति के केबिन में पहुंच चुका था। और प्राप्ति ज़्यादा दर्द की वजह से चेयर से टेक लगाकर आंखें बंद किए बैठी थी। आवाज़ जाने कैसे उसके केबिन तक पहुंच गया था। वो जाकर प्राप्ति के पास खड़ा हो गया, जिसे देखकर अभिमान का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से से अपनी आंखें बंद करके मुंह फेर लिया और बोला, ये ऐसे नहीं मानेगा। उधर आवाज ने प्राप्ति के सर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ प्राप्ति, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज सुनकर प्राप्ति एकदम से चौंक गई और उठकर आंखें खुली तो आवाज को देखकर वो जैसे सदमे में पहुंच गई हो। वो घबराकर उठ गई। वो दो कदम पीछे हटते हुए गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है, यहाँ कैसे आए आप, वो भी बिना मेरी परमिशन के? आवाज से एक कदम उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, क्या हो गया प्राप्ति, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं तो बस तुमसे मिलने आया था, तुम्हें ऐसे परेशान बैठे देखा तो इसलिए बस। तुम इतना क्यों घबरा रही हो मुझसे, जैसे मुझे जानती नहीं, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ तुम्हारे लिए? प्राप्ति मुंह फेरते हुए बोली, हाँ सही कहा, मैं आपको नहीं जानती। आप मेरे लिए अजनबी ही हो और मैं अजनबियों से बात नहीं करती। और कोई अनजान मेरे केबिन में ऐसे आए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। वो ये सब कुछ गुस्से में बोल रही थी, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द और बढ़ गया था। तो उसने सर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। आवाज जल्दी उसके पास गया उसे संभालने के लिए, कि उससे पहले ही किसी और ने आकर प्राप्ति को संभाल लिया।
क्योंकि प्राप्ति दर्द की वजह से गिरने वाली थी। उसकी आंखें बंद होने वाली थीं, जो कि अब आधी खुली थीं और आधी बंद थीं। अब अभिमान की बाहों में थी वो। आवाज हैरानी से अभिमान की तरफ देखने लगा कि यह अचानक से कैसे आ गया यहाँ। अभिमान प्राप्ति को बेहोश होते देख घबरा सा गया था। वो उसके गाल थपथपाते हुए बोला, आप ठीक हैं? क्या हुआ है आपको? आंखें खोलो अपनी प्लीज। लेकिन प्राप्ति अब बेहोश हो चुकी थी। अभिमान पहले उसे कंधे से पकड़कर चेयर तक लेकर जाने लगा कि आवाज जल्दी से आया और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, सर आप रहने दीजिए, मैं ले जाता हूँ इसे। उसके इतना कहने की देर थी कि अभिमान उसे गुस्से से देखते हुए बोला, उसकी जरूरत नहीं है, मैं हूं इन्हें संभालने के लिए। उसमें मुझे किसी की हेल्प और दखलंदाजी दोनों ही बर्दाश्त नहीं है, इसलिए आगे से मुझे टोकने की गलती मत करना। डू यू गेट दैट? इतना कहकर अभिमान ने प्राप्ति को अपनी बाहों में उठाया और चेयर पर ले जाकर बैठा दिया। उसकी बात अभी भी आवाज के पल्ले नहीं पड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभिमान आखिर प्राप्ति पर इतना ज्यादा मेहरबान क्यों है, और अभी अभी जो उसने कहा उसका मतलब क्या था आखिर। वो खड़ा खड़ा सोचे जा रहा था और साथ ही उसे अभिमान का यूं उसे प्राप्ति को हाथ न लगाने देना अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था, इसीलिए बस सोच रहा था। अभिमान ने प्राप्ति को चेयर पर बिठाया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा, लेकिन प्राप्ति को होश नहीं आया। इसलिए उसने बिना टाइम गंवाए दीप्ति को कॉल करके कहा कि वो एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफी बनाकर प्राप्ति के केबिन में लाए और साथ में पेन किलर भी लाने को बोला। जिसे सुनकर दीप्ति कुछ कुछ समझ चुकी थी कि अभिमान ने प्राप्ति के लिए मंगवाया है, और वो मुंह बनाने लगी क्योंकि उसका बिल्कुल मन नहीं था प्राप्ति के लिए ये सब करने का। लेकिन अभिमान ने कहा था तो करना तो उसे पड़ता ही, इसलिए बेमन से ही सही वो चली गई कॉफी बनाने। उधर अभिमान प्राप्ति के होश न आने पर परेशान हो रहा था। अभिमान ने टेबल पर पड़े गिलास से पानी लेकर थोड़ा सा पानी लेकर प्राप्ति के मुंह पर छींटे मारे, जिससे प्राप्ति ने आंखें झपकाना शुरू किया और धीरे धीरे करके अपनी आंखें थोड़ी सी खोली, जिसे देखकर अभिमान के दिल को मानो सुकून और ठंडक मिल गए। उसने सुकून के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर देखा तो प्राप्ति ने अपनी आंखें पूरी खोली और इधर उधर देखने लगी हैरानी से। फिर उसने खुद को अपने ही केबिन में पाया तो उसे याद आया थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ था। तभी उसका ध्यान अपने पास बैठे अभिमान पर पड़ा, तो वो जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। तो अभिमान ने उसे फिर से कंधे से पकड़कर उसकी पीठ को चेयर से लगा दिया और बोला, रिलैक्स होकर बैठिए। फिर प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी भी दर्द है क्या सर में? प्राप्ति धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ सर। क्योंकि उसका ध्यान सामने खड़े आवाज पर पड़ गया था और उसे थोड़ी देर पहले की सारी बातें याद आने लगी थीं, जिससे फिर से उसे स्ट्रेस होने लगा था और सर दर्द भी। उसने फिर से अपना हाथ सर पर रख लिया तो अभिमान जल्दी से उठकर उसके पास आया और धीरे धीरे से उसका सर दबाने लगा, जिसे देखकर आवाज को कुछ कुछ समझ आने लगा था। अभिमान की फिक्र देखकर प्राप्ति भी समझने की कोशिश कर रही थी कि वो उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है अचानक से। तभी दीप्ति भी केबिन में आई और वो भी अभिमान का प्राप्ति की तरफ इतना ज्यादा झुकाव देखकर हैरान और परेशान दोनों थी। अभिमान ने लगभग भागते हुए दीप्ति से ट्रे ली और पानी का गिलास लेकर और टेबलेट लेकर प्राप्ति को देने लगा, और प्राप्ति के मुंह में टेबलेट रखते हुए एकदम किसी बच्चे की तरह उसके मुंह को पानी का गिलास लगा दिया और सर के पीछे हाथ रख लिया। प्राप्ति की नज़र पानी पीते हुए भी अभिमान की तरफ थी और साथ में आवाज और दीप्ति की भी। प्राप्ति ने टेबलेट खा ली तो अभिमान ने गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, चलिए अब ये गर्मा गर्म काफ़ी पी लीजिए, बेटर फील होगा फिर। और उसके हाथ में काफ़ी मग थमा दिया। सामने खड़ा आवाज ये सब देखकर अंदर ही अंदर कुड़ रहा था, और साथ में दीप्ति भी। वो तो प्राप्ति को गुस्से से घूरे ही जा रही थी, लेकिन अभिमान बस अपनी प्राप्ति की फिक्र करने में बिजी था। थोड़ी देर में प्राप्ति ने काफ़ी पी ली थी तो अभिमान बोला, क्या हो गया था अचानक से? प्राप्ति की नज़र ये सवाल सुनते ही आवाज की तरफ चली गई, जो कि पहले से ही उसे देख रहा था। अभिमान उसका ध्यान तोड़ते हुए फिर से जानबूझकर जोर से बोला, बोलिए, आपसे ही पूछ रहा हूँ। प्राप्ति ने जल्दी से उसकी तरफ देखा और बोली, वो सर, एक्चुअली आज सुबह से ही तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो बस
उस वजह से ही हो गया ये शायद। अभिमान फिर से प्यार से बोला, तो अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो आना जरूरी तो नहीं था ना आज? मुझे कॉल करके बता सकती थी ना आप? प्राप्ति आंखें छोटी करते हुए बोली, जी सर, बता तो सकती थी, लेकिन फिर आज मेरा पहला दिन था और आप ठहरे मिस्टर बॉस। फिर आप कहते कि मैं बहाने बना रही हूँ और आप मेरी सैलरी काट लेते पहले ही दिन। यकीन तो आपने करना नहीं था, इसलिए बताने का कोई फायदा ही नहीं होता, तो बस इसलिए नहीं बताया। अभिमान को उसका बोलने का स्टाइल देखकर जहाँ पहले गुस्सा आता था, आज उसे उसी पर बेहिसाब प्यार आ रहा था। लेकिन अभी उसे खुद के जज्बातों को जब्त करके ही रखना पड़ रहा था, तो इसलिए वो भी उसी की तरह बोला, बड़े अच्छे से समझ चुकी हैं आप मुझे। मैं कब किस बात पर कैसे रिएक्ट करूंगा, ये सब आपको पता चल गया है ना? उसकी बात पर प्राप्ति ने एक फेक सी स्माइल दे दी, बस। तभी आवाज आगे आता हुआ बोला, सर, अभी वो ठीक है शायद, तो आप अब परेशान मत होइए। आप चाहें तो जा सकते हैं, आपको काम होंगे बहुत सारे ना। तो उसकी बात समझते हुए अभिमान उसकी तरफ देखते हुए बोला, आपको अगर याद ना हो तो याद दिला दूं कि मैं बॉस हूँ यहाँ का, तो मैं काम करूँ या नहीं वो मुझ पर डिपेंड करता है पूरी तरह से। और रही बात काम के बोझ की, तो वो तो आप पर है इस वक्त, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, जानते हैं आप। तो मुझे काम का याद दिलाने के बजाय अच्छा होगा कि आप खुद जाकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। फिर दीप्ति की तरफ देखते हुए, और आप भी दीप्ति जी, आप भी जाइए और जो काम आपको मैंने दिया है उसे शाम तक कंप्लीट करके मुझे रिपोर्ट दीजिए, ठीक है? जी, जी सर, मैं अभी करती हूँ, कहते हुए वो वहां से चली गई, प्राप्ति को लगभग घूरते हुए। फिर अम्मान ने आवाज की तरफ देखा तो वो भी सकपकाते हुए वहां से चला गया, प्राप्ति को देखते हुए। लेकिन प्राप्ति ने जानते हुए भी उसे नजरअंदाज किया। उन दोनों के जाने के बाद प्राप्ति अभिमान से बोली, सर मैं ठीक हूँ, अब आप भी जा सकते हैं यहाँ से। अभिमान कुछ कहता कि तभी प्राप्ति का फोन बजने लगा और डिस्प्ले पर जानू नाम शो हो रहा था। जिस पर अभिमान की नजर पड़ी तो उसके माथे पर सिलवटें पड़ गईं। प्राप्ति ने फोन उठाया और हंसते हुए बोली, आ गए जानू घर? उधर से जहान बोला, हाँ मम्मा आ गया, अभी मौसी के साथ खाना खा रहा हूँ। आपने खाना खा लिया क्या? हाँ जानू, मैंने भी खा लिया। अभी आप आराम करना प्लीज, मेरे आने तक आप घर पर ही रहना। ऐसे ही वो मुस्कुराते हुए जहां से जानू जानू करके बात कर रही थी, और इस बात से अनजान अभिमान कुछ और ही समझते हुए अंदर ही अंदर बुरी तरह जल रहा था और कुड़ रहा था। वो अपना मुंह साइड में करके मुंह में दांत भींचते हुए बोला, पता नहीं ये लड़की कितनों का खून करवाएगी मेरे हाथों से। यहाँ एक को टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ खुद को शांत रखते हुए, और यह है कि एक और बलि का बकरा तैयार कर रही हैं मैडम मेरे लिए। हद है, कैसे जानू जानू करके बात कर रही हैं। मन तो कर रहा है कि अभी के अभी जाकर इसके उस जानू की जान ले लूं। वो खुद में ही बड़बड़ाने में लगा हुआ था कि तब तक प्राप्ति ने फोन पर बात कर ली थी, और अरमान को इस तरह बड़बड़ाते हुए देखकर वो बोली, सर मुझे पता है आप पर काम का बहुत प्रेशर है, लेकिन इतना भी काम को हावी मत होने दीजिए कि आपके दिमाग पर असर होने लग जाए। उसकी बात सुनकर अरमान का ध्यान उसकी ओर गया और वो उसकी बात को समझने की कोशिश करने लगा, और जब उसे पूरी बात समझ में आई तब तक प्राप्ति जोर जोर से हंसने लगी थी, और हंसते हंसते वो उठकर अपनी चेयर के पीछे चली गई, और उसकी हंसी देखकर अरमान सब कुछ जैसे भूल चुका था। वो हंसे ही जा रही थी, तभी अरमान उठकर उसके सामने गया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया, जिससे प्राप्ति का हंसना एकदम से बंद हो गया और वो हैरानी से अभिमान को देखने लग गई। अभिमान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ अब? हंसो ना, रुक क्यों गई? अभी तो बड़ा खिलखिला रही थी, अब ऐसे सुन क्यों हो गई? अब हंसकर दिखाओ ना मुझे, क्या बोल रही थी? काम मेरे सर पर चढ़ गया है हाँ? प्राप्ति कुछ नहीं बोली तो अभिमान उसके चेहरे के करीब जाते हुए बोला, सच बताऊं तो दिमाग पर तो चढ़ गया है, लेकिन काम नहीं, कुछ और। कहो तो बताऊं कि क्या चढ़ा है मेरे दिमाग पर? प्राप्ति उससे खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए सर मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? जाने दीजिए मुझे। अभिमान बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? या फिर डर लग रहा है कि मेरे करीब होने से दिल में कुछ होने ना लग जाए? अब मैं हूं ही इतना डैसिंग कि पत्थर दिल लड़कियां भी मेरे आगे पिघल जाती हैं, तो कहीं तुम भी पिघल ना जाओ और दिल की धड़कन ना बढ़ जाए, ये सोचकर तो नहीं डर रही हो?
प्राप्ति उसे घूरते हुए बोली, रियली, आप खुद को ड्रेसिंग समझते हैं? हाँ हाँ। क्या सर, आप जोक्स भी क्रैक करते हैं? मुझे पता नहीं था मुझे। आपने कभी आईना ध्यान से देखा है? अभिमान हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला, बिल्कुल रोज देखता हूँ, लेकिन आजकल मुझे आईने में अपनी जगह किसी और का ही अक्स दिखाई देता है। जितनी बार मैं आईना देखता हूँ ना, उतनी बार ही मुझे वो अक्स दिखाई देता है, और वो अक्स इतना खूबसूरत है ना कि मैं बार बार आईना देखता हूँ ताकि उस अक्स को निहार सकूं। उसकी बात प्राप्ति बड़े ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि अभिमान का कहने का तरीका ही इतना इंटेंस था। वो आगे बोला, क्या आप जानना नहीं चाहती कि कौन सा अक्स दिखाई देता है मुझे आईने में? प्राप्ति इधर उधर देखते हुए बोली, मैं क्यों जानना चाहूंगी भला? मुझे क्या लेना देना है कि आपको कहाँ क्या दिखाई देता है और क्या नहीं? वो आपका पर्सनल मैटर है सर। अभी आप मुझे छोड़िए और जाने दीजिए। अभिमान मन में बोला, कितनी अनरोमांटिक है यार ये लड़की। कुछ समझना तो दूर, समझने की कोशिश तक नहीं करती। पूरे प्यार के मूड का बैंड बाजा बर्बाद कर देती है। इसे प्यार करना भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा, और प्यार की बातें समझना भी। तभी प्राप्ति उससे अलग होने ही वाली थी कि केबिन का दरवाजा खुल गया और नीला हाथ में एक फाइल लिए अंदर आया, और उसका ध्यान पहले फाइल की तरफ ही था, और वो कहते हुए अंदर आया, क्या यार अभिमान, यह तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। कि तभी सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। हालांकि प्राप्ति अभिमान से दूर हो रही थी, लेकिन अभिमान के हाथ अभी भी प्राप्ति की कमर पर थे। निलय का मुंह खुला का खुला रह गया, और प्राप्ति सकपका गई और जल्दी से वहां से बाहर चली गई। निलय कभी दरवाजे की तरफ जहां से प्राप्ति अभी गई थी देखता, तो कभी अभिमान की तरफ जो कि निलय को ही घूर रहा था। प्राप्ति बाहर आ गई और वो सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। उधर प्राप्ति के केबिन में अभिमान निलय को घूर रहा था, और निलय समझ चुका था कि ऐसा क्यों है। वो आगे बढ़ते हुए अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ प्राप्ति के साथ ऐसे, मतलब मैं तो तेरे ही केबिन में गया था, लेकिन तू वहां नहीं था, तो दीप्ति ने मुझे बताया कि तू यहाँ मिस प्राप्ति को कुछ बता रहा है प्रोजेक्ट के बारे में। तो मैं बस बिना सोचे समझे घुस आया। देख, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, वो डरते हुए बोल रहा था। और उसके पास आते ही अम्मान ने उसके गले में हाथ डालकर उसे कसते हुए बोला, अबे ओए घन चक्कर, तू क्या मुझे बेवकूफ़ समझता है? सब पता है तुझे, लेकिन तू जानबूझकर ऐसे घुसकर चला आया ना? अरे नहीं यार, मुझे कुछ नहीं पता था सच में। नीले वैसे ही बोला, तो अरमान उसकी गर्दन को और कसकर पकड़ते हुए बोला, मुझे बना मत ज्यादा, और वैसे भी अब तो कचरा कर ही दिया है ना तूने। मेरे आधे मूड की बैंड तो प्राप्ति ने पहले ही बजा कर रखी हुई थी, और अब बची कुची तूने बजा डाली। तभी नीला उसकी पकड़ ढीली होते ही उसे छूट गया और सीधा खड़ा हो गया उसके सामने। अभिमान बोला, एक तो वो वैसे ही इतनी सीरियस टाइप बन के रहती है कि उसके सामने कुछ बोल भी दो तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता है, और एक तू उसे घूरते हुए, मेरे प्यार का दुश्मन। थोड़ा सा टाइम चुरा रहा था उसका साथ पाने के लिए मैं, और तू उसमें भी घुसा चला आया। नीले कुछ बोलने को हुआ कि तभी अभिमान उसका हाथ पकड़ते हुए उसे केबिन से बाहर लेकर आया, और अपने केबिन में ले जाते हुए बोला, चल अब यहाँ उसके केबिन में बैठे रहेंगे तो वो कहाँ जाएगी? नीला बस एक रोबोट की तरह उसके साथ साथ चल रहा था। थोड़ी देर बाद प्राप्ति अपने केबिन की तरफ आई, तो उसे कोई आवाज नहीं आई, इसलिए वो जल्दी से अपने केबिन में चली गई। वो चेयर पर बैठते हुए खुद से बोली, ये मिस्टर बॉस को पता नहीं कभी कभी स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का दौरा पड़ जाता है जैसे। कैसी अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं। ऊपर से वो उनके दोस्त, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो। इन्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हम जैसे लोगों पर सब उंगली उठाएंगे बाद में। इसलिए अब ना मैं उनसे दूर ही रहूंगी, बस काम के बारे में ही बात करूंगी। हाँ, ऐसा ही करूंगी मैं, सोचते हुए वो अपने काम में लग गई। उधर आवाज अपने ही ख्यालों में गुम था। फाइल तो आगे पड़ी हुई थी उसके, लेकिन ध्यान सिर्फ प्राप्ति और अम्मान की उन बढ़ती हुई नजदीकियों की तरफ था। अम्मान की उस केयर की तरफ था जो वो प्राप्ति के लिए दिखा रहा था, और उस कंफर्ट जोन की तरफ था जो कि उसे प्राप्ति की आंखों में दिखाई दे रहा था जब वो अम्मान के साथ थी। वो खुद से बोला, क्या जो मैंने देखा वो सब सच था, या फिर मेरा कोई वहम? क्या सच में अभिमान सर के दिल में प्राप्ति के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, या फिर वो सब सिर्फ इसलिए था कि वो उनकी एम्प्लॉय हैं? लेकिन यहाँ और भी तो फीमेल स्टाफ है ना, तो उन सबसे भी मैंने उन्हें बात करते हुए देखा ही है।
लेकिन जिस तरीके से वो प्राप्ति से पेश आते हैं उस तरीके से तो वो किसी और से बात तक नहीं करते। तो क्या सच में प्राप्ति के प्रति उनका ये झुकाव रियल है? लेकिन अगर ऐसा है भी तो मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ प्राप्ति के लिए ही आया हूँ, उसे वापस पाने के लिए। तो मैं अब किसी और को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। पहले ही उससे दूर होकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं प्राप्ति और मेरे बीच में किसी की दखलंदाजी नहीं होने दूंगा। हमारे बीच में जो भी आएगा उसे रास्ते से हटना होगा, और अगर वो खुद नहीं हटेगा तो मुझे खुद उसे हटाना पड़ेगा, फिर उसके लिए कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े मुझे। इतना सोचते हुए उसकी आंखों में कुछ अलग ही एक्सप्रेशन आ गए थे। उधर अभिमान के केबिन में अब अभिमान और निलय बैठे हुए थे। अभिमान बस प्राप्ति के बारे में ही रह रहकर बातें किए जा रहा था, जिससे अब निलय बोर सा होने लगा था और मुंह बनाने लगा था। वो ऊबते हुए बोला, अभी बस करना अब यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे प्यार में पड़ने के बाद मैंने अपना दोस्त ही खो दिया है। अब तो तू जब भी मुंह खोलता है बस एक ही चीज निकलती है तेरे मुंह से, प्राप्ति का नाम, या उसका जिक्र, या उससे जुड़ी कोई भी बात। प्यार कितना खतरनाक होता है यार, मुझे आज पता चला। फिर ऊपर छत की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर बोला, हे देवा, ये प्यार नाम की बला से मुझे तो दूर ही रखना। मैं पागल नहीं होना चाहता अपने यार की तरह। उसकी बात पर अरमान ने उसे घूर कर देखा और हाथ में पकड़ा हुआ पेन उसकी ओर फेंक दिया, जो कि निलय के माथे पर जा लगा, और वो वहां हाथ रख नौटंकी करते हुए बोला, हाय रे ये मोहब्बत मेरे यार को मेरा कातिल बना डालेगी। फिर गाना गाते हुए, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। उसकी नौटंकी देखकर अरमान को भी हंसी आ गई और वो जाने लगा, तो निलय भी हंसने लगा और बोला, भगवान करे ये मुस्कुराहट तेरे चेहरे पर यूं ही सजी रहे हमेशा। तुझे पता है पिछले 4 सालों से हम सब तेरे चेहरे की ये सच्ची मुस्कुराहट देखने के लिए कितना तरस गए थे। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि हम तुझे दोबारा कभी ऐसे खुलकर हंसते हुए देख भी पाएंगे या नहीं। लेकिन मुझे शायद प्राप्ति को थैंक यू बोलना चाहिए कि उसने मेरे दोस्त की वो कीमती हंसी हमें वापस लौटा दी। उसकी इस बात पर अरमान भी प्राप्ति के बारे में सोचकर मुस्कुरा दिया, तो निलय फिर से मस्ती करते हुए बोला, वो बात अलग है कि इसके बदले उसने मुझसे मेरा यार छीन लिया। अभिमान उसे घूरते हुए बोला, तू नहीं सुधरेगा ना साले। निलय वैसे ही, जो सुधर जाए वो तेरा दोस्त कैसे हो सकता है। उसकी बात पर दोनों एक साथ हंस दिए। अब जैसे ही वक्त कम था कंपटीशन के लिए, तो अब सभी को जी जान से मेहनत करनी थी। तो अभिमान के आदेश के मुताबिक अब सब लोग ओवर टाइम करने लग गए थे। यूं ही करते करते काम कब रहते दिन भी बीतने लगे थे। निलय भी अभिमान के साथ ही रहता ताकि कुछ सीख सके। सबसे ज्यादा मेहनत दो लोग ही कर रहे थे, अभिमान और प्राप्ति। वो दोनों इस कंपटीशन को लेकर काफी सीरियस थे। अभिमान बीच बीच में प्राप्ति को कभी जी भरकर निहार लेता, तो कभी उसे परेशान भी कर देता था थोड़ा, जिससे चिढ़कर प्राप्ति अपने ही केबिन में बैठी रहती और सिर्फ काम के वक्त ही उसके पास आती। और उसकी इस हरकत की वजह से अभिमान को उस पर और भी प्यार आता, और यह देखकर आभास और कुड़ जाता। और इन दिनों के बीच अभिमान ने मेक श्योर किया था कि आभास चाह कर भी प्राप्ति के पास ना आ सके, और ये बात आभास को भी पता चल चुकी थी, जिससे उसके मन में अभिमान के लिए एक तरह की घृणा पैदा हो रही थी। ऐसे ही बस कंपटीशन के लिए मॉडल्स की भी तैयारियां शुरू हो गई थी। उनके आउटफिट से लेकर उनके मेक ओवर और उनके रैप वॉक पर भी पूरी शिद्दत से काम किया जा रहा था, क्योंकि अम्मान के लिए कंपटीशन बहुत मायने रखता था। और प्राप्ति भी बस जुटी हुई थी अपने काम में पूरी शिद्दत से। अब क्योंकि प्राप्ति हर रोज ओवर टाइम कर रही थी, तो इतने दिनों तक जहां नलका के साथ ही रहता। आखिरकार वो दिन आया जिस दिन अम्मान की पूरी टीम का इम्तिहान था। आज सभी लोग पूरी कमर कसकर तैयार थे, और खंडेलवाल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी सभी टाइम पर वेन्यू पहुंच चुके थे। सभी मॉडल्स भी पहुंच चुके थे, और वहां बहुत सी दिग्गज कंपनी के ऑनर्स और उनके मॉडल्स भी आए थे। और इस शो को जज करने के लिए फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े जजेस भी आए थे, और खंडेलवाल्स के भी लगभग सारे मॉडल्स आ चुके थे, सिवाय उनकी मेन मॉडल के, जो कि लीड रोल में खंडेलवाल को रिप्रेजेंट करने वाली थी। टाइम काफी हो चुका था और कंपटीशन भी बस शुरू होने ही वाला था, लेकिन मॉडल के ना आने पर सब परेशान होने लगे थे
और अभिमान बार बार उसे कॉल करने में लगा हुआ था, लेकिन उसका नंबर आउट ऑफ कवरेज आ रहा था, जिससे सबकी परेशानी बढ़ने लगी थी। लेकिन कुछ देर बाद अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा था, जिससे अभिमान को अब टेंशन की जगह गुस्सा आने लगा था, और उसने गुस्से के मारे अपना फ़ोन ड्रेसिंग रूम की दीवार पर जोर से पटक दिया, जिससे फ़ोन चकनाचूर हो गया। और वहाँ मौजूद सभी लोग अभिमान के गुस्से को देखकर डर गए थे। अभिमान अपनी कमर पर हाथ रखते हुए गुस्से से बोला, हद होती है लापरवाही की भी। पता भी है कि आज कितना इम्पोर्टेंट दिन है और टाइम से पहुंचना सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जानने के बाद भी वो अभी तक यहाँ पहुंची नहीं। थोड़ी देर में वहाँ सब शुरू होने वाला है और हमारे पास हमारी मॉडल ही नहीं पहुंची है। जब वो यहाँ आएगी, कब रेडी होगी और कब स्टेज पर पहुंचेगी। एक इंसान की गलती की वजह से बाकी सबकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, और अभिमान खंडेलवाल ऐसा हरगिज नहीं होने देगा, बिल्कुल भी नहीं। तभी नीला उसके पास आया और बोला, अभिमान, बस 5 मिनट बचे हैं सब शुरू होने में, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जो इतनी रातें सबने मिलकर जागी हैं और इसके लिए अपनी जी जान से मेहनत की है, उन सबकी मेहनत का फल आज मिलना है। और आज एक छोटी सी चूक हम सबके सपने को तोड़कर रख देगी। इसलिए हमें जल्दी से कुछ तो सोचना होगा, ताकि हम अपनी मेहनत का फल हासिल कर सकें। अभिमान एक ठंडी आह भरते हुए बोला, लेकिन क्या करें, अभी इतनी जल्दी कहाँ से मिलेगी हमें मॉडल। और सबसे बड़ी बात कि वो देखने में अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए, क्योंकि वो ही खंडेलवाल्स को रिप्रेजेंट करेगी, और डिजाइन की ग्रेस भी उसकी लुक्स पर डिपेंड करते हैं। तो ये बहुत रिस्की काम है। हम यूं ही तो किसी को भी स्टेज पर नहीं भेज सकते ना। आखिर अभिमान खंडेलवाल की रेपुटेशन का सवाल है। उसकी बात पर नीला बोला, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो तुम्हारे इन सभी पैमानों पर खरी उतर सकती है, तो क्या कहोगे। उसकी बात सुनकर अभिमान उसे हैरानी से देखने लगा और बोला, क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है तू, किसकी बात कर रहा है तू। नीला ने एक तरफ इशारा करके अभिमान को उस तरफ देखने को कहा, तो अभिमान ने उस दिशा में देखा जहाँ उसे प्राप्ति एक मैनिकिन पर डाली हुई ड्रेस को अच्छे से सेट करके देख रही थी कि क्या ये परफेक्ट लग रही है या नहीं। अभिमान ने उसकी ओर देखकर फिर आंखें छोटी करते हुए नीला की तरफ देखा, तो नीला ने आंखों ही आंखों में जैसे पूछा हो, क्यों, सही कहा ना मैंने। अभिमान झट से बोला, तू पागल तो नहीं हो गया ना, तू सोच भी कैसे सकता है उसके बारे में, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए उसे उंगली दिखाते हुए, सोचना भी मत। इतना कहकर वो दूसरी ओर चल दिया, और नीला भी उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है यार, वो एकदम परफेक्ट है हमारी मॉडल के रूप में, और वो इतनी टैलेंटेड है कि वो अच्छे से हैंडल भी कर लेगी, तो हम उन पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। सी इज ब्यूटी विद ब्रेन। एक बार सोच कर देख, यही आखिरी रास्ता है हमारे पास, हमारी इज्जत को सबके सामने नीलाम होने से बचाने का। अभिमान एकदम से रुका और पलटकर गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोला, क्या मतलब है तेरा कि अपनी इज्जत बचाने के लिए हम अपने प्यार का सहारा लें, उसे ऐसे इस्तेमाल करूं। जानता हूं कि वो हर काम परफेक्ट तरीके से कर सकती है, लेकिन मैं उसे इस तरह से यूज बिल्कुल नहीं करने वाला, और ऐसे स्टेज पर सबके सामने तो बिल्कुल भी नहीं, समझा तू। अब उसके लिए हम हार भी जाएं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो फिर से आगे चल दिया, तो नीला भी पीछे ही चलते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुझे उनके स्टेज पर जाने से प्रॉब्लम है, या इस बात से कि इस तरह से तुझे लग रहा है कि उन्हें यूज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं है अभिमान, एक बार सोच कर तो देख। अगर वो स्टेज पर अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने उतर गई ना, तो यकीन मान, बाकी सबकी मॉडल्स की हवा टाइट हो जाएगी। सबके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे हमारी प्राप्ति को देखकर। उसके इतना कहते ही अभिमान ने रुककर उसे घूर कर देखा और बोला, एक्सक्यूज मी। नीलय हड़बड़ाते हुए बोला, अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारी प्राप्ति जी को देखकर तो सबका आधा कॉन्फिडेंस वैसे ही ठंडा पड़ जाएगा, और आधी जीत हमारे नाम हो जाएगी। और रही बात यूज करने की, तो वो कैसे, वो भी तो कंपनी का हिस्सा है ना, जुड़ी हुई है वो कंपनी से, तो कंपनी के लिए कोई भी काम करेगी तो वो एक तरह से उनकी ड्यूटी ही होगी ना। और वैसे भी हमारा तो थीम ही ट्रेडिशनल है ना, तो उन्हें अनकंफर्टेबल भी नहीं लगेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो इसके लिए मना भी नहीं करेंगी। तू ठंडे दिमाग से सोच कर देख, तुझे मेरी बात सही लगेगी। उसकी बात पर अरमान एक पल के लिए सोच में पड़ गया, और फिर से प्राप्ति की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन फिर भी यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये करना, पता नहीं क्यों। नीला उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला,
ज़्यादा मत सोच यार, टाइम नहीं है हमारे पास। हमें जल्दी से प्राप्ति जी से बात करनी होगी, जल्दी कर। अभिमान कुछ सोचते हुए बोला। चल फिर चलते हैं बात करने उससे। उसकी बात सुनकर निलय खुश होते हुए बोला, चल जल्दी से। फिर दोनों चल पड़े प्राप्ति से बात करने। वहां उसके पास पहुंचकर अभिमान उसके पास जाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि कैसे बात करें, कि तभी प्राप्ति का ध्यान उस पर पड़ा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, सर मॉडल आ गई क्या? चलिए सब रेडी ही है, आप उन्हें भेजिए, मैं उन्हें रेडी करवा दूँ। टाइम हो रहा है ना। उसकी बात पर अरमान खामोश खड़ा उसे देखता रहा तो निलय आगे बढ़कर बोला, उसी बारे में तो आपसे बात करनी है हमें प्राप्ति जी। प्राप्ति बोली, जी सर बोलिए ना, क्या बात है। निलय ने उसे बता दिया कि मॉडल नहीं आई है और साथ ही जो अभी वो लोग बात कर रहे थे वो भी बताया, जिसे सुनकर प्राप्ति खामोश हो गई। तो अभिमान जल्दी से बोला, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप रहने दो। कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ना, तो हो जाने दो, मुझे परवाह नहीं है, भूल जाओ सब लोग। इतना कहकर वो जाने लगा तो प्राप्ति झट से बोली, मैं करूँगी सर। उसकी बात से अभिमान के कदम वहीं रुक गए और उसने मुड़कर पीछे देखा तो प्राप्ति चलकर उसके पास आई और उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, मैं तैयार हूँ सर अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको लेट डाउन ना होने दूंगी। आप चाहें तो मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। उसकी बात पर अभिमान बोला, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं है। आई नो कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, उस बात पर मुझे क्या, सबको यकीन है। लेकिन क्या सर, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई तैयारी नहीं की है तो मैं आपको बता दूं सर कि आज तक मैंने बहुत सारे फैशन शोज और कंपटीशन अटेंड किए हैं, जिससे मुझे अब थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया था मॉडलिंग का। बाकी आपको अगर कोई ट्रस्ट इशू है तो इट्स ओके, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी आपको। इतना कहते हुए वो वहाँ से जाने लगी कि तभी एक अनाउंसमेंट सबके कानों में गूंजी, जिसमें कहा गया था कि कंपटीशन शुरू होने जा रहा है, जिसे सुनकर सबके चेहरे पर फिर से चिंता की लकीरें उभरने लगी थीं। प्राप्ति अभिमान की तरफ देखकर बोली, वक्त बिल्कुल नहीं है सर हमारे पास, अभी भी आप सोच रहे हैं। पार्टिसिपेट किए बिना हारने से अच्छा है ना, कोशिश करके देखते हैं। हार भी गए तो ये मलाल नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं की। उसकी बात सुनकर अभिमान आंखें बंद करते हुए बोला, फाइन, आई ग्रेंट यू परमिशन, कीजिए जो करना है आपको। उसकी बात सुनकर प्राप्ति के साथ साथ निलय और बाकी सभी खुश हो गए। अभिमान की बात सुनकर सभी खुश हो गए और तैयारियों में लग गए। प्राप्ति भी जाने के लिए मुड़ी कि अभिमान ने उसकी कलाई पकड़ ली, जिससे प्राप्ति एकदम से रुक गई और हैरानी से मुड़कर अभिमान की तरफ देखने लगी। अभिमान ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया तो प्राप्ति और भी हैरानी से उसे देखने लगी और फिर इधर उधर देखने लगी कि किसी ने देखा तो नहीं। उसकी इस हरकत पर अभिमान खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। वो बोला, रिलैक्स हो जाओ, किसी ने नहीं देखा। उसकी आवाज़ से प्राप्ति ने फिर उसकी ओर देखा तो अभिमान उसके पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे भरोसा नहीं है तुम पर? पहले तो प्राप्ति को अभिमान के मुंह से अपने लिए आपकी जगह पहली बार तुम सुनकर झटका सा लगा, क्योंकि आज तक वो उसे आप कहकर ही बुलाता था। वो कुछ नहीं बोली तो अभिमान फिर से बोला, बोलो ना, क्यों लगा तुम्हें ऐसा? प्राप्ति नॉर्मली बोली, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, कई बार बॉस को अपने एम्प्लॉयज़ पर भरोसा नहीं होता है और ख़ासकर बात जब कंपनी की रेपुटेशन की हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मुझे लगा कि आप भी नहीं करेंगे ट्रस्ट। अभिमान उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और उसके थोड़ा और पास आकर बोला, अच्छा तो तुम्हें लगा कि एक बॉस को अपने एम्प्लॉय पर भरोसा नहीं, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो क्या अगर ये बात एक बॉस की जगह किसी और ने कही हो, जिसके लिए अपनी कंपनी की रेपुटेशन से ज़्यादा कुछ और मैटर करता हो? उसकी बात प्राप्ति को समझ नहीं आई तो वो उसे प्रश्नात्मक तरीके से देखने लगी, जैसे पूछ रही हो क्या मतलब है आपका। अभिमान उसकी चिन पर उंगली रखकर प्यार से बोला, डोंट वरी, समझ जाओगी जल्दी। फिलहाल जाओ और तैयार हो जाओ, टाइम हो रहा है। इतना कहकर वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर दूसरी ओर चला गया और प्राप्ति अनजान सी वहीं खड़ी उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी अभी भी। फिर अपना सर झटक कर वो वहां से मेकअप रूम की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर में शो के राउंड शुरू कर दिए गए थे। एक एक करके सभी कंपनीज की रिप्रेजेंटेटिव्स स्टेज पर पहुंच चुके थे। रह गई थी सिर्फ प्राप्ति, जिसका लगभग सब कुछ डन हो चुका था।
और मेकअप भी हो चुका था। उसने सभी को भेज दिया था ये कहकर कि वो अभी आ रही है, तो वो लोग चले जाएं। अब अकेली थी वो रूम में। वो निकलने ही वाली थी कि अचानक से उसके ब्लाउज की डोरी खुल गई, जिससे वो चलते चलते एकदम रुक गई और आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो रुककर बोली, हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया अब? मैं पहले ही लेट हूँ और ऊपर से ये। वो कोशिश करने लगी डोरी बांधने की, लेकिन खुद से करना मुश्किल था। वो कोशिश कर ही रही थी कि दरवाजा खुला होने के कारण कोई अंदर आ गया, और प्राप्ति को ऐसे देखकर उसने चुपचाप अपने हाथ आगे बढ़ाए। प्राप्ति को भान नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने में ही मगन थी और वो शख्स उसे छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहा था। लेकिन उसका हाथ उसके करीब पहुंचता कि उसके हाथ को बीच में ही एक मजबूत हाथ ने रोक लिया, जिससे वो शख्स भी हैरान हो गया और उस तरफ देखने लगा। तो अभिमान बहुत गुस्से से उसे घूर रहा था और उसने पूरे गुस्से से उसका हाथ जोर से झटक कर नीचे कर दिया, जिससे प्राप्ति भी एकदम से पलट गई और अभिमान को आवाज को एक साथ देखकर वो हैरान हो गई। वो बोली, सर आप यहाँ? अभिमान आवाज को इग्नोर करते हुए बोला, हाँ, वो बाहर तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है, बस स्टेज पर। बाकी सारे कंटेंट्स पहुंच चुके हैं। उसकी बात पर प्राप्ति हेस्टेट करते हुए बोली, जी सर, मैं बस आ ही रही थी। वो एक्चुअली, मेरा मतलब वो अटक अटक कर बोल रही थी कि अरमान ने एकदम से उसके कंधों से पकड़कर घुमा दिया और आवाज को एक इंटेंस लुक देते हुए पूरे हक से प्राप्ति के ब्लाउज की डोरी को पकड़कर बांधने लगा। जैसे ही अरमान की ठंडी उंगलियों ने प्राप्ति को छुआ, तो प्राप्ति जैसे सिहर उठी एकदम से। अरमान ने जल्दी से डोरी बांधी और उसे फिर से घुमा दिया। प्राप्ति तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी ये सब इतनी जल्दी हुआ था। अरमान बोला, अब जल्दी से जाओ, ऑलरेडी लेट हो रहा है, जाओ जल्दी। उसके इतना कहते ही प्राप्ति जल्दी से वहां से चली गई। उसके जाते ही अरमान ने आवाज की तरफ देखा और आवाज ने भी अरमान की तरफ देखा, लेकिन अरमान की आंखों में एक अनजाना सा गुस्सा था। आवाज को भी अरमान का प्राप्ति को यूं छूना पसंद नहीं आया था। वो भी एक कोल्ड लुक दे रहा था अरमान को। अरमान उसके सामने आकर उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए उसके ब्लेजर को ठीक करते हुए बोला, ये जो हिमाकत आज करने जा रहे थे ना, वो आज के बाद गलती से भी अपनी सोच में भी करने की मत सोच बैठना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आवाज भी उसका हाथ नीचे करते हुए बोला, माफी चाहता हूँ सर, लेकिन ये ऑफिस नहीं है जहाँ मुझे आपका ऑर्डर मानना पड़ेगा। हाँ, मानता हूँ कि यहाँ ऑफिस के काम से ही आए हैं हम लोग, लेकिन मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग है, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और खासकर अगर बात प्राप्ति से रिलेटेड हो, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुनकर तो अभिमान का गुस्सा और बढ़ गया। वो उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब बात प्राप्ति की हो, तो उसमें किसी और की दखलंदाजी मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं है। प्राप्ति के आसपास बेवजह भटकना बंद कर दो, ऑफिस हो या कहीं और। प्राप्ति की परछाई तक पर मुझे किसी की नज़र तक बर्दाश्त नहीं है, और तुम उसे छूने की गलती करने जा रहे थे। अगर आज तुम्हारे हाथ ने प्राप्ति को छू लिया होता ना, तो आई एम टेलिंग यू, तुम्हारे उस हाथ का आज आखिरी दिन होता तुम्हारे शरीर के साथ। आवाज उसका हाथ झटकते हुए बोला, ना यह ऑफिस है और ना ही प्राप्ति आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है जिस पर आप ऐसे हक जमा रहे हैं। और रही बात मेरे प्राप्ति के करीब जाने की, तो आज पहली बार नहीं था जो मैं उसे छूने जा रहा था। लेकिन ये बात आपको नहीं पता होगी ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। खैर, आपको नहीं पता इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन प्राप्ति को मैं आपसे पहले से जानता हूँ, बहुत पहले से। और उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, यह बात आप शायद नहीं जानते, इसलिए इसे कह रहे हैं। लेकिन हमारा रिश्ता जानने के बाद आप खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। उसकी प्राप्ति के साथ रिश्ता होने की बात सुनकर तो अरमान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने उसका कॉलर पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और गुस्से से दांत भींचते हुए बोला, शट अप, जस्ट शट अप। एक और लफ्ज अगर तुमने अब अपने मुंह से निकाला ना, तो समझ लेना कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, और प्राप्ति का नाम अपने साथ जोड़ने की तो सोच भी मत लेना। असलियत में तो दूर की बात है, अगर अब उसका नाम अपनी जुबान पर भी लाया ना, तो तुम्हारी जुबान बाहर निकाल दूंगा अभी के अभी। और एक बात, उसका तुमसे कोई रिश्ता ना था, ना है, और ना ही कभी हो सकता है। यह बात अपने इस दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। उससे तो क्या, उसकी परछाई से भी तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है मिस्टर आवास। आज इसे सिर्फ एक वार्निंग समझ लो, क्योंकि अगली बार से अभिमान वार्निंग नहीं,
सीधे सजा देगा। प्राप्ति का ख्याल अपने दिमाग से निकालकर बाहर फेंक दो, क्योंकि प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ अभिमान की है। एक बार फिर से उसकी आंखों में देखते हुए, वार्निंग देते हुए, वो एक तरह से लगभग गरजते हुए बोला, प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ अभिमान की है, सिर्फ अभिमान की। उसकी बात पर आवाज उसे देखता ही रह गया, और जो अभिमान का है वो सिर्फ अभिमान का है। प्राप्ति अभिमान की रगों में खून के साथ बहती है, जिसे उससे जुदा करना अब खुद भगवान के बस की भी बात नहीं है, तो इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है। इसलिए आज पहली और आखिरी वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माई प्राप्ति, सी इज माइन, ओनली एंड ओनली माइन। इतना कह वो बिना उसकी बात सुने उसने उसका कॉलर झटक दिया और वहां से गुस्से से बाहर चला गया, और आवाज वहीं खड़ा उसे देखता रह गया। अभिमान की बात सुनने के बाद आवाज का शक यकीन में बदल चुका था। वो खुद से बोला, मतलब मेरा अंदाजा सही था एकदम। यह अभिमान सच में प्राप्ति के लिए फील करता है। तभी तो मैं सोचूं कि ये प्राप्ति के आगे पीछे क्यों घूमता रहता है, क्योंकि जितना इसके बारे में सुना था उससे तो ये एक इमोशनलेस इंसान ही लगा था मुझे। लेकिन अब इसे प्राप्ति का जादू ही कह सकते हैं ना, कि एक पत्थर दिल इंसान को तुमने पिघला कर रख दिया। लेकिन अब इसमें बेचारे की भी क्या गलती। अब मेरी प्राप्ति है ही ऐसी कि बड़े से बड़े पत्थर दिलों को पिघला दे। ठीक वैसे ही जैसे आज से 4 साल पहले मुझे एक पिले बॉय से एक प्यार करने वाला बना दिया, पूरा का पूरा बदल कर रख दिया था मुझे। जो काम कोई और नहीं कर पाया था वो तुमने कर दिखाया था। लेकिन मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया था। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर तुम्हें अब खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तुम्हें वापस लाना है मुझे अपनी ज़िंदगी में, पहले की तरह। तुम्हारा विश्वास जीतना है, फिर से तुम्हें अपना बनाना है, और फिर से तुम्हारा बनना है मुझे। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, कुछ भी। लेकिन तुमसे जुड़े सारे हक भी मेरे थे, आगे भी वो मेरे ही रहेंगे। इस अरमान को लगता है कि मैं इसकी धमकी से डरकर साइड हट जाऊंगा, तो इसे बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि आवाज़ करना ने डरना सीखा ही नहीं कभी। और इसके ऑफिस में काम करना मेरी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ ताकि मैं कैसे भी तुम्हारे पास रह सकूँ, तुम्हें हर रोज़ देख सकूँ, और तुम्हें पाने की कोशिश करता रहूँ। लेकिन ये इंसान हमारे बीच आने की गलती कर रहा है प्राप्ति, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैसे इसने मुझे तुम्हें छूने से मना कर दिया। जानता नहीं, शायद ये कोई पेच की बात नहीं था। जब मैं छूने वाला था ये हक तो तुमने मुझे खुद दिया था, आज से 4 साल पहले। इसलिए मेरे छूने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर कोई बात नहीं, समझा दूंगा मैं उसे भी बहुत जल्द। और रही बात तुम पर हक जताने की, तो वो भी समझा दूंगा कि तुम पर किसका कितना हक है, और वो भी अच्छे से। इतना कहकर वो भी बाहर चला गया। बाहर अब कंपटीशन शुरू हो चुका था। सभी मॉडल्स बारी बारी करके रैंप वॉक करके अपने अपने जलवे और अलग अलग अंदाज को प्रदर्शन कर रहे थे। कोई वेस्टर्न ड्रेस में था, कोई किसी और देश के स्टाइल की पोशाक पहने हुए था, तो कोई किसी और ही देश को रिप्रेजेंट कर रहा था, उस देश के पहरावे से मिलते जुलते ड्रेस पहनकर। सबके बाद आखिर में जब प्राप्ति स्टेज पर पहुंची, तो अब उसकी बारी थी। उसने राजस्थानी स्टाइल लहंगा पहना हुआ था, और साथ में चोटी की हुई थी। हल्का सा मेकअप और चेहरे पर वही रोजाना वाला नूर, और वो लग रही थी एकदम परी के जैसी। जहाँ सब लोग फॉरेन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहीं प्राप्ति अपने भारत की संस्कृति को पेश करना चाहती थी। उसने खुद ही तो ये ड्रेसेस बनाए थे, क्योंकि उसे पता था कि आजकल सब में होड़ लगी है फैशनेबल बनने की, इसलिए कोई नहीं सोचेगा ये चीज़, तो उसने कुछ अलग सोचा था इसलिए। अब उसकी बारी थी। वो जल्दी से स्टेज पर जाने के लिए आगे बढ़ी। तभी अभिमान भी वहां पहुंच चुका था, और आकर अपनी जगह पर बैठ चुका था, जहां नीला उसका वेट कर रहा था। उसके पूछने पर उसने कह दिया कि वो प्राप्ति को बुलाने गया था, क्योंकि वो लेट हो रही थी। तभी लास्ट में प्राप्ति रैंप पर चलने के लिए आगे बढ़ी। जैसे वो रैंप पर चलती हुई आई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि स्पॉटलाइट में वो रैंप पर खड़ी एकदम अप्सरा की तरह लग रही थी। अरमान ने भी उसे जब देखा, तो अपने होश एक बार फिर से खो दिए थे। उसने पहले तो आवाज़ की वजह से उसे अच्छे से नोटिस ही नहीं कर पाया था, लेकिन अब उसे देखकर उसे एक बार फिर से उससे प्यार हो गया था। वो बस अपलक सा उसे देखे जा रहा था, मुंह खुला रह गया था। नीला ने उसे ऐसे देखा तो मुस्कुराने लगा, और अपने हाथ से उसका मुंह बंद करते हुए बोला, अबे मुंह बंद कर ले,
नहीं तो ड्रैगन फ्लाई घुस जाएगी। उसकी बात पर अभिमान आंखें छोटी करते हुए बोला, ड्रैगन फ्लाई? लोग मक्खी घुस जाएगी कहते हैं। निलय हंसते हुए बोला, हाँ लेकिन जितना बड़ा मुंह तूने खोला हुआ था ना, उसमें ड्रैगन फ्लाई आराम से घुस जाएगी। इतना कहकर वो हंसने लगा तो अभिमान ने उसके पेट में एक पंच जड़ दिया। फिर दोनों आगे देखने लगे। तभी आकर आवास भी अपनी जगह पर बैठ गया। प्राप्ति दूसरी मॉडल की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल सिंपल तरीके से भाग करके आगे बढ़ रही थी। और लास्ट में आकर, जहाँ सभी मॉडल्स अपने बेस्ट को घुमाकर अलग अलग पोजेस देते हैं, वहां आकर प्राप्ति ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने सामने बैठे ऑडियंस और जजेस को भारतीय स्टाइल में नमस्कार किया और वैसे ही वापस लौट गई। उसका अलग अंदाज देखकर सब आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे, जिससे निलय परेशान होते हुए बोला, क्या लगता है तुझे ये सब कुछ यहाँ एक्सेप्टेबल होगा? आई मीन, कहीं हम लोग बाहर ही ना हो जाएं। उसकी बात पर अभिमान मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत कर, तू सब सही होगा। और अगर बाहर हो भी गए तो अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि हमने कोशिश तो की है ना। उसकी बात पर नीला ने सिर हिलाकर हामी भरी। प्राप्ति वापस जा चुकी थी। ऐसे ही 3 राउंड हुए, जहाँ सबसे अलग प्राप्ति ने भारत के अलग अलग प्रांतों के ड्रेसेस पहनकर अपने देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट किया था। इसके बाद था आखिरी राउंड, जो कि एक डिबेट राउंड था, जैसे कि हर एक फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में होता है। सभी से उनसे आज की थीम के बारे में पूछा गया, जिसका सबने खूब अच्छे से जवाब भी दिया। फिर लास्ट में बारी आई प्राप्ति की। उसे भी अपने ड्रेस थीम के बारे में बताना था, तो उसने सबसे पहले सबको नमस्ते कहा, हाथ जोड़कर, और फिर बोलना शुरू किया। आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे ना कि आज फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में मैंने ये इंडियन थीम क्यों पहना है। तो मेरा सवाल यह है कि जब भी फैशन की बात आती है तो हमारे दिमाग में कभी भारत का नाम क्यों नहीं आता? क्यों वेस्टर्न कल्चर को ही हम लोग फैशन गुरु मानते हैं? क्या हमारी संस्कृति उसे टक्कर देने में असमर्थ है? क्या इंडियन पहनावा इस लायक नहीं कि हम इसे गर्व से कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकें? सोचिए जरा, अगर हम भारत में ही उसे खुलकर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो क्या किसी और देश में जाकर हम कभी अपने देश को रिप्रेजेंट कर पाएंगे गर्व से? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर अपने देश में ही हम उसकी कदर नहीं कर सकते, तो कहीं और जाकर हमारी कदर कैसे हो सकती है भला? मेरा ये सब बोलने का क्या मतलब है, यही सोच रहे होंगे ना आप लोग, है ना? तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये सब भाषण नहीं दे रही हूँ, सिर्फ अपने मन की बात रख रही हूँ। और इसके जरिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम पश्चिमी देशों की तरह खुद को ढालने में इस कदर होड़ मचा रहे हैं कि हम अपनी जड़ों से अलग होते जा रहे हैं। उनसे जुड़ने के लिए बात सिर्फ पहनावे की नहीं है, बात है हमारी सोच की, जिसे हम इंग्लिश बोलकर और जीन्स एंड स्कर्ट पहनकर ऊंची समझने लगे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। किसी और के जैसा बनने के लिए हम खुद की पहचान खोते जा रहे हैं, जिसका एहसास अभी नहीं है हमें, लेकिन तब होगा जब अपना वजूद हम हमेशा के लिए खो देंगे। लेकिन अगर अपना वजूद बचाना है तो अभी से हमें संभालना होगा। किसी के जैसे कपड़े पहनना या इंग्लिश बोलना गलत नहीं है, लेकिन इंग्लिश बोलते बोलते हम हिंदी भूल जाएं तो गलत है। जीन्स पहनते पहनते हम साड़ी और सूट पहनना भूल जाएं तो गलत है। अंग्रेजों के जैसा बनते बनते हम अगर भारतीय हैं ये भूल जाएं तो गलत है। इसलिए आज मैंने यह भारतीय थीम चूज किया था, ताकि मैं ये याद रख सकूं कि मैं एक भारतीय हूँ, कहीं भी चली जाऊं लेकिन रहूंगी भारतीय ही, क्योंकि हम भारतीयों की पहचान ही अलग होती है। आवाज जैसे बाकी सभी ड्रेसेस को छोड़कर आप सभी का ध्यान इंडियन अटायर पर गया, क्योंकि यही हमारी पहचान है, सबसे अलग, सबसे खास। तो बस हम सब ये याद रखें कि हम भारतीय हैं। इतना कहकर उसने हाथ जोड़कर सभी का शुक्रिया अदा किया, तो सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। और रहमान तो अभी भी बस बैठा मुंह खोले यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ अभी हुआ वो सच है क्या। वहीं एक जोड़ी आंखें और भी थीं, जो कि स्टेज की तरफ ही टिकी हुई थीं, जहां इस वक्त प्राप्ति खड़ी हुई थी। सभी लोग तालियां बजा रहे थे और अरमान वैसे ही बैठा था। तो अरमान को निलय ने होश में लाया, उसे पंच करके। तो अरमान भी हड़बड़ाकर तालियां बजाने लगा। प्राप्ति थैंक यू बोलकर बैक स्टेज चली गई थी। अभिमान निलय से बातें कर रहा था, क्योंकि रिजल्ट अनाउंस होने में अभी थोड़ा समय लगना था। तभी उसकी नज़र सामने किसी से बात कर रही समिता पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखों में गुस्सा भरने लगा और वो बात करते करते चुप हो गया। नीला ने उसकी नजरों का पीछा किया तो वो समझ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स होने को कहा। अम्मा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और दूसरी साइड मुंह करके
जब आंखें खोली तो सामने दूर विद्या से बात करती हुई प्राप्ति पर जाकर नजर ठहर गई और उसका सारा गुस्सा पल भर के लिए ठंडा सा पड़ गया और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, वो भी सुकून भरी। तो कुछ देर के लिए उसने अपना गुस्सा किनारे कर लिया। थोड़ी देर के डिसीजन के बाद जजिस ने अपना फैसला सुना दिया, जिसे लेकर होस्ट स्टेज पर तैयार थी और सभी कंटेस्टेंट्स को वहां आने को कहा गया। सब लोग एक लाइन में खड़े हो गए थे स्टेज पर और दिल थामे इंतजार कर रहे थे फैसले का। सबके दिलों की धड़कनें तेज चल रही थीं। तभी होस्ट ने बोलना शुरू किया। लीजिए, सबके इंतजार को खत्म करने का वक्त आ चुका है अब। पिछले 1 महीने से जिस दिन के लिए आप सभी लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, आज आखिरकार वो दिन है और वो पल है जब फिर से एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी इंडस्ट्री पर राज करने के लिए तैयार होने वाली है। तो अब आप लोगों का इंतजार और न बढ़ाते हुए मैं नाम लेने जा रही हूँ उस कंटेस्ट का जिसने आज अपनी कंपनी को जिता दिया है। जी हाँ, क्योंकि आज सच में एक कंपनी ने कंटेस्ट को नहीं बल्कि कंटेस्ट ने कंपनी को जिताया है, अपने हुनर से, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से, जिसने अपनी बातों से जजेस और ऑडियंस का दिल जीत लिया, जिसका नाम है मिस प्राप्ति और जिन्होंने आज रिप्रेजेंट किया है खंडेलवाल ग्रुप ऑफ फैशन डिजाइनिंग कंपनी को। प्राप्ति का नाम सुनते ही अरमान और नीला झट से खड़े हो गए और वहीं ऑडियंस में बैठा एक और शख्स खुशी से खड़ा हो गया और तालियां बजाने लगा। अभिमान ने निलय को गले से लगा लिया। प्राप्ति को कुछ पल तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि सच में उसी का नाम लिया गया है क्या। लेकिन जब होश उसके पास आई और उसे सैस पहनाया तो सभी लोग हूटिंग करते हुए उसका नाम पुकार रहे थे। अभिमान का सारा स्टाफ तो एक दूसरे को ही बधाइयां दिए जा रहा था। सैस पहनने के बाद उन्होंने प्राप्ति को ट्रॉफी भी दी और ट्रॉफी दिए जाने के बाद अभिमान को स्टेज पर बुलाया गया और उसे कांग्रेचुलेट किया गया और एक ट्रॉफी उसे और प्राप्ति को साथ में देते हुए फोटो खींची गई जिसमें दोनों साथ में थे। अरमान का तो मन कर रहा था कि वो प्राप्ति को गले से लगाकर थैंक यू बोले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था फिलहाल, इसलिए मन मारकर रह गया। सभी ने अरमान को कांग्रेचुलेसन कहा और अरमान की तारीफ भी की। थोड़ी देर में सब स्टेज से नीचे आ गए और विद्या तो कूदते हुए प्राप्ति के गले से लग गई। प्राप्ति उससे नाराज थी क्योंकि वो बिना बताए छुट्टियां लेकर गई थी अपने घर, क्योंकि उसकी मम की तबीयत खराब थी, जो बात प्राप्ति को बुरी लगी थी। इसलिए अब विद्या उसे मनाने में लगी हुई थी। प्राप्ति उससे अलग होते हुए बोली, चल चल, अभी ऐसे मस्के लगाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं नहीं मानने वाली। उसकी बात पर विद्या ने उसके गाल पर एक जोरदार किस कर लिया तो प्राप्ति हैरानी से उसे देखने लगी और विद्या मुस्कुराने लगी। उधर साइड में खड़े अभिमान की नजर विद्या की इस हरकत पर पड़ चुकी थी और वो विद्या को ऐसे करते देखकर पहले तो हल्का सा मुस्कुराया, फिर खुद में बुदबुदाया, ये बात तो गलत है ना जानम, मेरा हक तुम मेरे सामने किसी और को दे रही हो। हाँ, माना कि तुम्हारी दोस्त है, लेकिन तुम्हें छूने का और महसूस करने का हक सिर्फ मेरा है, क्योंकि तुम मेरी जानम हो, सिर्फ मेरी। सो आई एम जेलस नाउ। वो खुद में ही बड़बड़ा रहा था कि निलय ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और अरमान एकदम से होश में आया तो निलय उसे छेड़ते हुए उसी की तरफ देखते हुए बोला, थोड़ा तो सब्र कर ले यार, ऑफिस में तो ठीक है लेकिन यहाँ तो उन्हें ऐसे मत न्यार कि सबको शक होने लगे तुझ पर। उसकी बात पर रहमान मुस्कुराते बोला, अब वो सामने हो तो किसी और के बारे में कैसे सोचूं यार, मैं खुद को रोक ही नहीं पाता जब वो सामने होती है तो बस मन करता है कि उसे ही देखता रहूं और अपने दिल को सुकून देता रहूं। नीला उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला, हाय ये मोहब्बत सच में इंसान को निकम्मा कर देती है। अम्मान ने उसकी बात सुनकर उसके पेट में एक पंच जड़ दिया कि तभी अम्मान की नज़र सामने खड़ी प्राप्ति के पास आकर खड़े हुए शख्स पर पड़ी और प्राप्ति उसे हंस हंस कर बात कर रही थी। यह बात देखकर अम्मान की आंखें छोटी हो गईं। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि कुसांग था, जिसे उसका दोस्त जबरदस्ती यहाँ लाया था। पहले तो वो यहाँ से जाने का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने प्राप्ति को वहां देखा तो अपना इरादा बदल दिया और अब प्राप्ति जीत गई थी तो इसलिए वो उससे बात करने चला आया। पहले तो प्राप्ति ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन फिर उसे याद आ गया तो वो मुस्कुराते बोली, अरे आप यहाँ? कुसांग मुस्कुराते बोला, जी हाँ, आया नहीं, एक्चुअली लाया गया था, वो भी जबरदस्ती। प्राप्ति हैरानी से, जबरदस्ती? हाँ, वो मेरा एक दोस्त है जिसके किसी और दोस्त ने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, वो भी एक डिजाइनर है ना, तो बोला कि चलते हैं। मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं था यहाँ आने में, मुझे ये सब बहुत बोरिंग लगता है,
लेकिन वो जबरदस्ती ले आया। सो आई एम हेयर। प्राप्ति हंसते हुए, तो अब आपको कैसा लगा बोरिंग सा इवेंट अटेंड करके? कुसांग मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं, अब तो मुझे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लग रहा है। अब तो मैं पूरा दिन यहाँ रह सकता हूँ। अच्छा, अब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों अचानक से? अचानक से कुछ ऐसा दिख गया ना कि अब मन वापिस जाने का ही नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसा क्या देख लिया आपने? कुसांग नजर चुराते हुए, कुछ नहीं, बस यूं ही। भाई दबे, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, मैनी मैनी कांग्रेचुलेसन टू यू। आपने तो कमाल कर दिया। बहुत इम्प्रेसिव था आपका एटीट्यूड। प्राप्ति हाथ आगे बढ़ाते हुए हाथ मिलाने ही वाली थी कि उसके हाथ पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई। दोनों हैरानी से उस तरफ देखने लगे। नजरें उठाकर देखा तो सामने अभिमान खड़ा था, हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेकर और एक हाथ पॉकेट में डालकर। उन दोनों को देखते ही वो बोला, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली वो मुझे बेटर का धक्का लग गया था। कुसांग मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अरमान ने एक फेक स्माइल दे दी उसे और फिर प्राप्ति की तरफ देखकर बोला, आई एम सॉरी, माफ कर दो प्लीज। प्राप्ति बोली, इट्स ओके। अभिमान बोला, माफ कर दिया क्या मुझे? प्राप्ति मुस्कुराते बोली, जी सर, उसमें कौन सी बात है? आपने कौन सा जानबूझकर किया है ना? अरमान कंधे उचकाते हुए, ऑफ कोर्स, इट वाज ओनली बाई मिस्टेक। कुसांग भी मुस्कुरा दिया। तभी अभिमान प्राप्ति की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा फोन बंद है क्या? प्राप्ति अपना फोन चेक करते हुए बोली, अरे हाँ, मैं इसे चार्ज करना भूल गई थी। लेकिन आपको कैसे पता? अभिमान बोला, क्योंकि मुझे अलका जी का फोन आया था। फिर कुसांग की तरफ टेढ़ी नजर से देखते हुए, वो तुम्हारा बेटा तुमसे बात करना चाहता है। तुम्हारा बेटा सुनते ही कुसांग को तो मानो झटका लगा हो। वो हैरानी से प्राप्ति की ओर देखने लगा और अभिमान को उसके एक्सप्रेशन देखकर बहुत अच्छा लगा और वो बहुत हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसकी एक प्रॉब्लम खत्म होने वाली हो। प्राप्ति थोड़ा परेशान होते हुए बोली, अब क्या करूं? यहाँ चार्जर भी नहीं है मेरे पास और वो जब तक मुझसे बात नहीं करेगा तब तक वो शांत नहीं होगा। अभिमान झट से अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो, जाकर बात करो उससे। प्राप्ति मुस्कुरा दी और उसका फोन लेकर उन दोनों को एक्सक्यूज मी बोलकर साइड में जाकर बात करने लगी। लेकिन कुसांग कभी भी अपने सेंसेस में वापस नहीं आया था। अभिमान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से दबाया तो वो होश में आया और उसकी ओर देखने लगा। तो अभिमान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं मिस्टर। कुसांग छुपाने की कोशिश करते हुए नजर चुराते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही। अरमान टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, झूठ बोलना नहीं आता तो कोशिश क्यों कर रहे हो मेरे दोस्त? साफ साफ दिख रहा है तुम्हारी शक्ल पर। उसकी बात पर कुसांग उसकी ओर देखने लगा तो अभिमान बोला, हाँ, उसका बेटा है एक। सी इज ए मदर, सो इट्स बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम हर। और अपनी हर तरह की सोच को यहीं रोक लो, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। कुसांग इधर उधर देखने लगा तो अभिमान उसके कंधे पर फिर से हाथ रखकर बोला, बात मानो मेरी और उसके लिए आने वाले सारे ख्यालों को झटक दो, क्योंकि कुछ हासिल नहीं होने वाला तुम्हें। नाउ गो एंड एंजॉय द इवेंट मिस्टर। सॉरी, मैं नाम पूछना तो भूल ही गया। आपका नाम? कुसांग खुद के जज्बातों को काबू में करने की कोशिश करते हुए एक नज़र प्राप्ति की ओर देखते हुए बोला, कुसांग, एडवोकेट कुसांग मित्तल। अभिमान उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, माई सेल्फ अभिमान, अभिमान खंडेलवाल, खंडेलवाल का सीईओ। कुसांग ने उससे हाथ मिलाया और कुछ कहे बिना ही एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से चला गया और अभिमान उसे जाते हुए देखकर बोला, माफ करना दोस्त, तुम्हारा दिल दुखाना पड़ा मुझे, लेकिन मैंने जो भी कहा वो सच ही कहा। फिर प्राप्ति की ओर देखते हुए बोला, जो एक तरफ खड़ी होकर फोन पर हंसते हुए जहान से बात कर रही थी, क्योंकि उसके लिए कुछ भी फील करने का हक मैं किसी और को नहीं दे सकता, क्योंकि वो हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उससे जुड़े सारे एहसास, सारी फीलिंग्स मेरी हैं। उसके सारे दुख, सारी खुशियाँ मेरी हैं। उसकी हर मुस्कुराहट पर, उसके हर आंसू पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि वो मेरी है। सिर्फ और सिर्फ मेरी। अभिमान की प्राप्ति और मैं उसका, प्राप्ति का अभिमान। आज नहीं तो कल उसे भी यह एहसास दिलाकर रहूंगा कि वो मेरे लिए है। फिर मुस्कुरा दिया और फिर एकदम सीरियस होते हुए सामने देखते हुए बोला, जहाँ पर आभास खड़ा था किसी से बात करते हुए, अभी तो उसके बहाए हुए हर एक आंसू का हिसाब लेना है किसी से मुझे। उसके हर जख्म की वजह को ख़त्म करना है मुझे। जिसने उसे आज तक इतनी तकलीफ दी है, उसे उसकी सज़ा भी देनी है।
और ऐसी सजा देनी है कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी मेरा नाम सुनकर कांपने लग जाए। तभी प्राप्ति उसके पास आई और उसको फोन देते हुए बोली, थैंक यू सर। लेकिन अभिमान ने उसकी बात नहीं सुनी तो प्राप्ति उसकी नज़रों का पीछा करते हुए उसी ओर देखने लगी जहाँ इस वक्त आवास नहीं था। बाकी कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। अभिमान खुद के ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आवाज कब का वहां से जा चुका था। उसे इस तरह लड़कियों की ओर देखते हुए देख प्राप्ति ने बुरा सा मुंह बनाया और खुद में बड़बड़ाई, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, बदतमीज हूँ। इतना कहकर उसने अभिमान का हाथ पकड़ा और जोर से फोन उसके हाथ पर पटका, जिससे अभिमान अचानक से होश में आया और हैरानी से प्राप्ति की ओर देखने लगा, जो उसे अजीब नजरों से देख रही थी। अभिमान ने जब देखा तो वो गुस्से वाले भाव से बोली, थैंक यू सो मच सर। इतना कहते हुए वो वहां से चली गई और अभिमान बस देखता ही रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर प्राप्ति ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया। वो खुद से बोला, इसे क्या हुआ अचानक। तब उसने फिर से सामने देखा जहाँ अभी भी लड़कियां खड़ी थीं। कुछ सोचते हुए वो आंखें छोटी करते हुए बोला, एक मिनट, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है। फिर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, ओह तो जेलसी, क्या बात है, मेरी जानम को जेलसी हो रही है। अच्छा लगा मुझे। हाय, जलते हुए और भी खूबसूरत लगती है मेरी जानम। फिर वो अपनी ही बात पर मुस्कुरा दिया और वहां से निलय के पास चल दिया। थोड़ी देर बाद खाना खाकर सब लोग वहां से निकलने लगे। अरमान भी निलय के साथ जा रहा था कि अचानक से उसकी नज़र सामने से जा रही समिता पर पड़ी और उसकी आंखों में गुस्सा आने लगा। वो उसकी ओर जाने लगा। निलय ने उसे रोकना चाहा, लेकिन इस बार अरमान मानने के मूड में नहीं था, इसलिए वो उसकी बात को नज़रअंदाज करके वहां से चला गया। वो एकदम से जाकर समिता के सामने खड़ा हो गया, जिससे समिता एकदम से रुक गई और उसे देखकर घबरा गई, क्योंकि पूरे इवेंट में उसने अभिमान की नज़रों से बचने की कोशिश की थी जब से उसे देखा था, लेकिन आखिरकार वो उसके सामने आ गया। समता घबराहट के मारे 2 कदम पीछे हट गई। उसके साथ चल रही लड़कियां अभिमान के गुस्से को देखकर डर गईं और पतली गली से निकल गईं और समता वहां अकेली रह गई। उसने डर के मारे अपना थूक निकला तो अभिमान उसकी ओर 1 कदम और बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ मिस बेस्ट डिजाइनर, मुझे देखकर आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई हैं? मुझे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्या? या फिर चूहे बिल्ली के खेल को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया आपने, जो आपको लगा कि आप मेरी नज़रों से बचकर निकल जाएंगी? हाँ? उसकी बात पर समिता घबराते हुए बोली, जी जी नहीं सर, ऐसा ऐसा नहीं है। मैं भला आपसे छुपने की कोशिश क्यों करूँगी? उसकी बात पर अभिमान टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सही कहा आपने, आप क्यों छुपने की कोशिश करेंगी भला? कोशिश तो वो करता है नज़रों से बचने की जिसकी खुद की नज़रों में उसे लगभग घूरते हुए कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट या शर्म बची हो। लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लगता नहीं मुझे कि इन सब में कोई भी गुण है आपके अंदर, राइट? तभी तो इतना बड़ा धोखा देने के बाद भी आपकी नज़रों में मुझे कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा। उसकी बात पर समिता नजर चुराने लगी तो अभिमान बोला, रहने दीजिए मिस डिजाइनर, ये आपके बस का नहीं है। और वैसे भी मुझे तो लगता है कि मुझे आपको रिवॉर्ड देना चाहिए हमारी कंपनी छोड़कर जाने के लिए। उसकी बात पर समिता उसे हैरानी से देखने लगी तो वो बोला, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप नहीं चाहती हमें धोखा देकर तो मुझे बाहर जाती हुई प्राप्ति की ओर एक नज़र देखकर वो नहीं मिलती शायद। फिर से समिता की ओर देखते हुए, और मैं अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो देता, इसलिए शुक्रिया आपका। फिर से गुस्से से उसकी ओर देखते हुए, लेकिन ये मत समझिएगा कि आपको माफ कर दिया मैंने। वो तो आज मूड बहुत अच्छा है, आखिर जीत हुई है आज हमारी, इसलिए आज के दिन को मैं आपके मुंह लगकर खराब नहीं करना चाहता। तो इंतजार कीजिए अपनी सजा का, क्योंकि अभिमान खंडेलवाल कब कैसे बार कर दे यह तो वो खुद भी नहीं जानता। इसलिए स्टे अलर्ट मिस वाटेवर। इतना कहकर वो बाय बोलकर वहां से चला गया तो समता ने चैन की सांस ली, लेकिन अभिमान की आखिरी लाइन से वो परेशान भी हो चुकी थी। फिर वो भी बाहर निकल गई। नेक्स्ट पार्ट।